हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी। इसका मैंने यहाँ पे पार्ट 2 लिखा है। एंथैल्पी का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया है, तो ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन ही आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नाम की चीज़ क्या होती है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, और आई कैन से दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये होता क्या वो ज़रा समझना है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर, इसका भी कुछ एनर्जी होगा। तो उसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाता है या हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ actually the difference between enthalpy of the products and reactants। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग लिखते हैं। अब डेल्टा एच बराबर क्या होता है भाई? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको समझ में आ रहा है आई होप। समेशन मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी सबकी एंथैल्पी को ऐड कर लिया है हमने। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू हैव अ कार्बन दैट इज़ इन द स्टेट सॉलिड है, प्लस आपने इसको रिएक्शन करा दिया है वाटर वेपर के साथ में। अब इनका आपस में रिएक्शन होता है, ये आपको फॉर्म करके देंगे CO दैट इज़ गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ यू कैन सी द रिएक्शन इज़ ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा 1 मोल ऑफ कार्बन दैट इज़ हाउ मच ग्राम? 12 ग्राम। दैट इज़ हाउ मच? 12 ग्राम रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज़ 18 ग्राम। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ स्टीम दैट इज़ योर H2O, उसका वजन कितना है? 18 ग्राम। इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ CO, उसका वजन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 12 + 16 हो जाएगा। एंड 1 मोल ऑफ H2। अच्छा, अब ये करने के लिए क्या होगा भाई? हीट लगेगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 31.4 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। हीट इज़ एब्जॉर्ब मतलब ये ट्रांजिशन आपको करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो है हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ ये लगेगा, एंथैल्पी लगेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 31.4 कैलोरी ऑफ हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपको 31.4 कैलोरीज़ का मिलेगा। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नाम की चीज़ क्या होती है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो आपको 31.4 किलो कैलोरी ऑफ हीट का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। अब हमको देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं या फिर जो हैं वो उसके ऊपर इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? फैक्टर्स पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में जो है हमारे पास मेनली जो है 4 पॉइंट्स होते हैं। चारों पॉइंट्स मैं पहले लिख देता हूँ, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहला चीज़ जो है वो है आपका फिज़िकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो सकता है क्या? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ
एलिमेंट, जैसे कि आपके पास कार्बन है डायमंड फॉर्म में और कार्बन एमॉर्फस है, दोनों का आपने कंबशन करा दिया, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो कुछ डिफरेंट हो सकती है. एंड आई कैन से द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बिकॉज आपका जो हीट कैपेसिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ में डिफरेंट हो जाएगा. फोर्थ, आई कैन से दैट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और एक डेल्टा एन भी होता है वो. तो ये मेनली आपके 4 फैक्टर्स हैं जो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं. तो अब इसको हम लोग ज़रा समझने का कोशिश करेंगे. जस्ट पे अटेंशन. जो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया है कि कैसे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो गवर्न करती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को. अगर आप ध्यान से समझते हो तो मैं 2 रिएक्शन लिखता हूँ. मैं पहले वाले पॉइंट को यहाँ समझा रहा हूँ. कंसीडर 2 रिएक्शन. अब पहले रिएक्शन में मैं लिखूँगा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू H2O. अच्छा, मैंने इसको वेपर समझा है, तो ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ, तो इसका जो एंथैल्पी था वो हमको मिल रहा है -57.8 किलो कैलोरीज. अच्छा, अब यही रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एज इट इज़ लिख रहा हूँ, प्लस H2 गैस. अब ये क्या कर रहा है भाई, ये बना के दे रहा है H2O लिक्विड. यहाँ पे डेल्टा H जो आपको मिल रहा है दैट इज़ -68 किलो कैलोरी. अच्छा, अब नो डेल्टा H इज़ मोर इन द केस ऑफ सेकेंड वन. वाई? बिकॉज द हीट इज़ इवॉल्व व्हेन द स्टीम गेट्स कंडेंस्ड. जब स्टीम बनता है तो वो क्या होता है, ठंडा होने के बाद ही बनता है. तो ये प्रोसेस में जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या बन रहा है, लिक्विड है. तो लिक्विड तो क्या होगा, गैस बनने के बाद लिक्विड बनेगा जब अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा. तो आई कैन से दैट सेकेंड केस हैव मोर डेल्टा H because heat is getting lost due to condensation. ठीक है भाई, आइयो आपको पॉइंट समझ में आ गया. तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आपको समझ में आ रहा है, ये गैस है और ये लिक्विड है. दोनों का जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो तो H2O ही है, बट यहाँ पे योर गैस होने की वजह से इसकी जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी कम आ रही है. थोड़ी सी मतलब कितनी, ये 68 है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो यहाँ पे 11 की कम मिल रही है, उसको 10 भी आप समझ सकते हो, 0.8 आगे लिखा है मैंने. तो दैट डिफरेंस इज कमिंग मेनली बिकॉज ऑफ state of the product. So it was a gas and it is a liquid. So I hope first point is very much clear. Now moving ahead with the second point, allotropic forms कैसे आपको डिफरेंस इन हीट ऑफ रिएक्शन दे सकता है. तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, अगर आपने रिएक्शन कराया कार्बन का जो कि डायमंड का ही एक प्रकार से, आपका जो डायमंड है वो एक एलोट्रॉपी है कार्बन का, तो मैं डायमंड को रिएक्ट करवाऊँगा, कंबशन करवाऊँगा. द सेकेंड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. Now carbon, that is your diamond, undergo combustion, H2 gas. Now it is going to give you CO2 gas. ठीक है भाई. अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे वाले को भी करा देते हैं. कार्बन जो है ये एमॉर्फस ले लिया मैंने, इसका भी मैंने करा दिया कंबशन गैस. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू CO2. अच्छा, ये कंबशन हुआ तो यहाँ पे कुछ एनर्जी मिलेगी, दैट इज़ -94.3 किलो कैलोरी. भाई इसकी भी कुछ एनर्जी मिलती है, ये हमको मिलती है -97.6 किलो कैलोरीज. तो दोनों में कुछ तो अंतर आ रहा है ना, वही तो आ रहा है, थोड़ा सा अंतर है, 3 पॉइंट समथिंग 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3.3 किलो कैलोरीज का डिफरेंस हमको मिल रहा है. तो ये क्या होता है, जब आपका कार्बन जो है, आपका डायमंड जो है वो जब कन्वर्ट हो रहा है एमॉर्फस कार्बन, मतलब जब डायमंड एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो करने के प्रोसेस में जो एंथैल्पी का जो चेंज आएगा वो आएगा 3.3 किलो कैलोरीज का. फिलहाल ये पॉइंट यहाँ पे हमको नहीं समझना है. व्हाट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट what I tried to explain you, the allotropic forms of an element also monitor the enthalpy of reaction. If you do the combustion of carbon, that is the diamond wala, and the carbon amorphous, we are getting the different amount of enthalpy. So that also plays a very important role.
एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर. एज आई टोल्ड यू द टेम्परेचर जो होता है हर एक अगर कोई पूछे व्हाट इज़ अ हीट कैपेसिटी, सो हीट कैपेसिटी जो होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो टेम्परेचर जो है वो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर सकता है. ठीक है. सो द थर्ड पॉइंट आई कैन से दैट एंथैल्पी depends upon temperature. ठीक है. when at which मतलब जिस at which enthalpy depends upon temperature at which reaction is carried out. जब रिएक्शन आप करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम जो होगा वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा. तो बोलने का मतलब टेम्परेचर कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट. नो, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या हो गया भाई? क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है अगर आपने ध्यान से देखा, अगर आपने क्या किया 1 मोल ऑफ कार्बन का आपने कंबशन किया, मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट आपने पास करना है, तो ये आपको देगा 393 किलो जूल का हीट देता है. अच्छा, ये जो बर्न हुआ ये कितने पे मिल रहा है? 12 ग्राम जो है आपको दे रहा है 393 किलो जूल. एक मोल को बर्न किया तो पर मोल पे मिल रहा है, वो पर मोल पे इतना आपको एनर्जी मिलता है. तो अगर क्या हुआ, मैंने इसको कर दिया 1.2 ग्राम. क्या कर दिया भाई? 1.2 ग्राम. तो 1.2 ग्राम पे ये कितना देगा? 39.3 किलो जूल पर मोल. तो ये ये पर ग्राम हो सकता है और ये आपका 1.2 ग्राम पे कितना मिल जाएगा? 39.3. आर यू गेटिंग? अमाउंट ऑफ हीट. तो जब 12 ग्राम लिया तो 393 मिला और 1.2 ग्राम लिया तो आपने 39.3 ग्राम मिला. तो बोलने का मतलब ये है कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर गेटिंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ये जो था ये एंथैल्पी था और कैसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है एंथैल्पी के ऊपर गवर्न करते हैं, किन किन फैक्टर्स का रोल होता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. नाउ मूविंग अहेड विद द टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो इसमें वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन है. विद हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग उसको देखने वाले हैं. ठीक है. नाउ जस्ट सी types of enthalpy of reaction. टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब इसको समझते हैं. तो सबसे पहला जो हमको यहाँ पे मिलता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है भाई. अब ये होता क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी चीज़ है. जब आप किसी भी अपने कंपाउंड क्या एक एलिमेंट होता है वो एक अपना फ्री फॉर्म में होता है और स्टेबल फॉर्म में होता है. वो जब रिएक्ट करता है और आपको कोई एक स्टेबल प्रोडक्ट देता है तो वो करने के चक्कर में जो भी एनर्जी लग रही है आपकी, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन ज़रा समझिए. इट इज़ standard it is enthalpy change. I can say that it is enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its element.
in their most stable state, मतलब वो लोग अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए. इट इज़ एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ योर एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब कलेक्ट जुड़ेंगे ऑफ एग्रीगेशन. तो ये होने के चक्कर में जो भी चेंजेस इन एंथैल्पी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बात समझ में आ रही है? इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Now we'll give you the one example. If you understand hydrogen gas on reaction with the oxygen gas and it give you H2O liquid. अब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हुआ तो इसमें कुछ एनर्जी जो होती है वो आपको चेंजेस होगी. तो डेल्टा H इसमें जो आता है एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम H2 एंड O2, ये हमको मिलता है -285 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी जो होती है वो हमको यहाँ पे डेल्टा H ऑफ इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन मिलेगा. बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है. इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा और क्लियरिटी आपको मिलेगी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज़ द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन. फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया भाई? जैसे आइस है, आपने उसका पानी बना दिया. बात समझ में आ रही है? अब आइस से लिक्विड बना दिया या फिर लिक्विड से आइस बना दिया. तो लिक्विड से आइस बनाएंगे तो क्या होता है भाई, उसके अंदर की एनर्जी निकालनी पड़ती है. आइस से जब आप लिक्विड बनाएंगे तो क्या होता है भाई, एनर्जी देनी पड़ती है. बात समझ में आ रही है? तो सेकंड पॉइंट हमको देखना है एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ध्यान से देखिए. ना फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के नहीं होता है. फेज ट्रांसफॉर्मेशन नीड एनर्जी. For example, ice required heat for melting. नॉर्मली क्या हो रहा है, ये जो मेल्टिंग होगी वो क्या होगी भाई, आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और बाहर का प्रेशर भी होता है, वो फिक्स होता है. आर यू गेटिंग? नॉर्मली this melting takes place at constant pressure. और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस दरमियान आपका जो टेम्परेचर होता है ना वो भी फिक्स होता है. एग्जाम्पल, ये जस्ट की पॉइंट्स आपको समझ के रखना है. ड्यूरिंग योर फेज चेंज, मतलब जब फेज चेंज होगा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. एग्जांपल के तौर पे आपने लिया है H2O सॉलिड है. अब भाई इससे क्या बन गया, H2O लिक्विड बन गया. तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है डेल्टा HF. ठीक है, फ्यूजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. तो ये जो है 6 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगेगी. यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, वो डिमांड करेगा. अगर यही वाटर जो है अगर फ्रीज होगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा भाई, रिलीज़ करेगा. आर यू गेटिंग? क्योंकि ये क्या हो रहा है, सॉलिड है ना, सॉलिड से लिक्विड बना तो उसको एनर्जी चाहिए. जब लिक्विड, क्योंकि एंट्रोपी घट रही है ना भाई, यहाँ से एंट्रोपी बढ़ रही है, जब यहाँ से यहाँ जाओगे ना तो एंट्रोपी कम हो रहा है. तो एंट्रोपी का भी कंसेप्ट है और आपका इसमें ये भी है एंथैल्पी. तो सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा. आर यू गेटिंग? ऑल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव. आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल
enthalpy of fusion are positive are you getting? अच्छा, आपने ये सुना होगा व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये एक डेफिनेशन है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नाम की चीज़ क्या होती है? तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं बता देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो amount of heat required to raise the your amount of heat required to vaporize the 1 mole of liquid at constant temperature and under the pressure of your atmospheric pressure, आपका वही 1 बार रहेगा। तो आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ लिक्विड को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर दिया भाई, वेपराइज कर दिया। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वॉट एवर द हीट विल बी released or whatever the heat of reaction will be there, that is the enthalpy of vaporization. So amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at a constant temperature and under the pressure of 1 bar is called as its standard enthalpy of vaporization। ये उसकी enthalpy of vaporization होगी। बात समझ में आ रही है भाई? ओके, सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड इसके पहले मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब आप कोई भी किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो उस प्रोसेस के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, वो देखेंगे। फिर व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और मेजरमेंट ऑफ दिस योर इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे करते हैं अंडर द बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो भी ज़रा देखेंगे। ठीक है, नो सी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन उसको जरा देख लेते हैं, व्हाट इज़ दैट? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको समझने की कोशिश करते। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट changes when the 1 mole of substance or compound combined gets react with the रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। आपको जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके साथ में जब कोई भी आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, आपने ऑक्सीजन जो है ना प्रॉपरली सप्लाई करना। ऑक्सीजन का अगर सप्लाई कम हुआ तो कंप्लीट कंबशन नहीं कर पाएगा, तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी आपको मिल नहीं पाएगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज the enthalpy change when 1 mole of this compound combines with required amount of oxygen to give products in their stable forms। ठीक है भाई? तो कंप्लीट कंबशन होने के बाद भी हम लोग उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो पूरी एनर्जी तो मिली नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिया है मीथेन CH4 और आपने करा दिया इसका कंबशन O2, तो कभी भी इसका जो बैलेंसिंग ऑर्डर होता है वो CHO होता है। CHO पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो ये आपको मालूम ही है CO2 प्लस वाटर देगा। कार्बन यहाँ पे 1 है, सही बात है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई मार दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको डबल कर दो। ठीक है, और इसमें आपको जो एनर्जी मिलती है वो आती है -890 किलो जूल। तो ये कंबशन करने के लिए आपने कितनी एनर्जी को आपने ये करा, ऑब्टेन करा है। ये नेगेटिव साइन का मतलब समझ रहे हो ना? नेगेटिव साइन का मतलब वो क्या है? एक्सोथर्मिक है।
इट इज़ एक्सोथर्मिक, हीट इज़ गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, मतलब लकड़ी को जलाओगे, कोयला को जलाओगे तो आपको हीट मिलता है ना, तो दैट नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हीट इज़ गेटिंग रिलीज्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। देयर इज़ नो मशीन विच कैन परफॉर्म विदाउट कंजप्शन ऑफ एन एनर्जी। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो बिना एनर्जी को कंज्यूम किए हुए आपको वर्क करके देगा। ठीक है, तो वही अभी हमको समझना है व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? तो सिंपल सी बात है, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर वर्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ मशीन, इवन द ह्यूमन बींग ऑल्सो रिक्वायर द एनर्जी। सो वो एनर्जी जो है मतलब डिफरेंट सोर्सेज से आती है, तो वो बर्न करने के बाद ही, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो जब कार्बोहाइड्रेट का कंबशन होता है, बर्निंग होता है, तो वो आपको क्या देता है? एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। नाउ सी हियर विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन। इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। इट इज़ अमाउंट ऑफ heat produced, it is the amount of heat produced in joules or calorie। ठीक है, it is the amount of heat produced in joules or calorie when 1 gram of substance is completely oxidized। when 1 gram of substance is completely ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये करने के चक्कर में जो भी एनर्जी होती है, 1 ग्राम सब्सटेंस को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एनर्जी देगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने ये जो रिएक्शन लिखा था इसके पहले वाला, आपने कंबशन किया CH4 + 2, इट गिव यू CO2 + वाटर। कितनी एनर्जी देता है भाई? 890 किलो जूल की एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो 1 ग्राम सब्सटेंस को कम्प्लीटली बर्न करना है। तो ये कितना ग्राम था भाई? ये 16 ग्राम है ना, ये तो 1 मोल हो गया ना। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 1 ग्राम को लेके हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा H एंड डेल्टा U। उसको ज़रा देख लेते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर वो आता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो एक डिवाइस है उसका इस्तेमाल खाली उसी के लिए किया जाता है कि भाई वो कंबशन करेगा तो कितना एनर्जी देता है, लेकिन इसका एक ये है, आपको वर्क डन के फॉर्म में वो एनर्जी पता नहीं चलने वाला है। सी मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाई डेल्टा U का मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, डेल्टा U मेजरमेंट, ज़रा ध्यान से देखिए। आप बॉम्ब कैलोरीमीटर को इमेजिन कर लेते हैं, तो उसका वो एडियाबेटिकली वॉल होती है। ठीक है, ये आपका दिस इज़ योर एडियाबेटिक वॉल। ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, नो हीट एक्सचेंज इनसाइड एंड आउटसाइड, पूरा क्लोज्ड होता है। यहाँ पे आपका सैंपल रखने का जगह होता है, ये सैंपल का कैविटी है। दिस इज़ योर थर्मामीटर, ये सैंपल का जगह है, और यहाँ पे स्टरर होता है। दिस इज़ योर स्टरर, ये सैंपल इसके अंदर होता है, उसका हमको हीट कैपेसिटी सब पता होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एंड एवरीथिंग वी नो दैट। अब पता कैसे करते हैं उसको वो ज़रा समझ लेते हैं। पहली बात तो देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है, जो आपका ये सेटअप है ना, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है भाई? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा भाई? 0। अरे बड़ी, तो इसके अंदर जब कंबशन करोगे, सैंपल को आपने इस कैविटी के अंदर रख दिया, इसका सर्किट ऑन करेंगे, कंबशन करेगा तो हीट रिलीज़ करेगा। तो वो हीट रिलीज़ की वजह से क्या होगा, ये जो थर्मामीटर होगा ना, ये राइज़ होगा। अरे बड़ी,
So during combustion, heat gets released. Are you getting? So that heat causes rise in temperature of thermometer. वो हीट बढ़ाएगा. अच्छा, वो कैसे पता चलेगा हमको भाई इतना बढ़ा रहा है? तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा टी. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये फॉर्मूला होता है. C जो होगा आपका स्पेसिफिक हीट होगा और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है. तो ये जो होगा ये आपका फिक्स वॉल्यूम पे हो जाता है. आर यू गेटिंग? तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, QV कर देते हैं. QV इज इक्वल टू C डेल्टा टी हो जाता है. अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि भाई एनर्जी पर ग्राम क्या है, एनर्जी पर ग्राम, सैंपल तो रख दिया ना, सैंपल का तो अमाउंट आपने ले लिया है. अब वो कोई पूछेगा भाई कितना अमाउंट ऑफ ये है तुम्हारा पर ग्राम, कितना हीट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो क्या करने का, जो Q की वैल्यू आएगी, एनर्जी पर ग्राम विल भी क्या हो जाएगा, जो Q का वैल्यू आएगा वो अपॉन अमाउंट ऑफ योर सब्सटेंस अंडरगोइंग कंबशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. कंबस्टेड. ठीक है. तो डेल्टा एच को हम लोग यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को हम लोग इस तरह से पता करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है. तो ये जो है ये QV के टर्म्स में आएगा. किस में आएगा? QV के टर्म्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन तो आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P डेल्टा V होता है. तो डेल्टा V तो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ का वर्क डन इससे नहीं निकलेगा. तो वर्क डन जो होता है, एनर्जी का दो फॉर्म होता है, हीट एंड वर्क. तो वर्क के फॉर्म में यहाँ की एनर्जी पता नहीं चली, तो वो एनर्जी पता चली इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो हम लोग Q निकालेंगे. और Q कैसे पता चलता है? Q पता चलेगा जब टेम्परेचर आपका राइज होगा, क्योंकि सैंपल जब बर्न होगा तो हीट रिलीज़ करेगा. वो हीट की वजह से बाहर का जो पानी होता है वो गर्म हो जाएगा. तो वो पानी की वजह से हीट राइज होगा, थर्मामीटर का राइज होगा. तो वो डेल्टा टी में मेजर कर लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके Q निकाल लेंगे. तो आपको Q की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी वी आर एबल टू कैलकुलेट. बात समझ में आ रही है? तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है. ओके, थैंक यू.